एक ही आदमी जिसने दुनिया को अनाज से भरने का रास्ता दिखाया और वही आदमी जिसने युद्ध में जहर के रूप में इस्तेमाल होने वाली गैसों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विरोधाभास इतना तीखा है कि फ्रिट्ज हैबर की जिंदगी और काम आज भी वैज्ञानिक नैतिकता की चर्चाओं में सबसे ज्यादा उद्धरण वाले उदाहरणों में से एक है। इस कहानी में हम उनका जीवन, उनका वैज्ञानिक योगदान और वो जटिल नैतिक दुविधाएं बताएंगे, एक वैज्ञानिक नजरिए से, तथ्यों के साथ और भावनात्मक समझ के साथ। फ्रिट्ज हैबर का जन्म 9 दिसंबर 1868 को एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ। वे शैक्षणिक रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। रसायन विज्ञान में उनकी गहरी समझ और प्रयोगशाला में उनकी तकनीकी कुशलता ने उन्हें समय से पहले ही अलग कर दिया। हैबर ने 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसे शोध किए जिनका पैमाना व्यक्तिगत प्रयोगशाला से आगे जाकर उद्योग, कृषि और युद्ध तक पहुंच गया। वो 9वीं सदी के अंत तक दुनिया की आबादी बढ़ रही थी और खेतों की उपज सीमित थी। किसी भी पौधे के लिए नाइट्रोजन N एक सीमित लेकिन जरूरी पोषक तत्व है। पौधे नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बना पाते। जमीन में उपलब्ध नाइट्रोजन अक्सर बायोलॉजिक रूप में फिक्स्ड नहीं होता। प्राकृतिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जैविक छोड़ देने पर भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता था। पहले उपलब्ध औद्योगिक तरीके जैसे बिर्केलैंड आइडे या फ्रैंक कैरो प्रोसेस अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले थे और व्यापक रूप से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। इसलिए एक ऐसा तरीका चाहिए था जो वायुमंडल लगभग 38% नाइट्रोजन से सीधे अमोनिया NH3 बनाकर सुलभ नाइट्रोजन स्रोत दे सके, और वही फ्रिट्ज हैबर के शोध का लक्ष्य बना। हैबर ने प्रयोगशाला में दिखाया कि नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 को उचित दबाव, ताप और उत्प्रेरक कैटलिस्ट के साथ मिलाकर अमोनिया NH3 बनाया जा सकता है। सरल रासायनिक समीकरण N2 + 3H2 = 22NH3। यह समीकरण सरल दिखता है, पर वास्तविकता में समस्या बहुत कठिन थी। नाइट्रोजन अणु के बीच त्रिबंध होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। साथ ही समीकरण के थर्मोडायनामिक्स और किनेटिक पहलुओं में टकराव था। उच्च ताप से प्रतिक्रिया की गति बढ़ती थी। काइनेटिक्स बेहतर होते हैं, पर उच्च ताप समीकरण को उल्टा धकेल देता था। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से अमोनिया कम बनता। थर्मोडायनामिक्स के भय, इसलिए एक मध्यम उच्च तापमान और अत्यधिक दबाव का उपयोग, साथ में सही उत्प्रेरक आवश्यक था। हैबर ने प्रयोगशाला स्तर पर इन संरचनाओं और अर्थों नियंत्रणों को समझा और एक व्यवहार्य तरीका दिखाया। एक ऐसा तरीका जो सिद्धांत में काम करता था और जिसे अगर औद्योगिक रूप में सही इंजीनियरिंग से स्केल किया जाए तो बड़े पैमाने पर अमोनिया बनाया जा सकता है। हैबर की प्रयोगशाला सिद्धि को औद्योगिक रूप देने का श्रेय कार्ल बॉश और BASF की इंजीनियरिंग टीम को जाता है। प्रयोगशाला में जो दबाव, ताप और कैटलिस्ट्स चाहिए थे, उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूत रिएक्टर, नई मेटालर्जी, हाई प्रेशर स्टील्स और प्रभावी उत्प्रेरक की जरूरत थी। आल्विन मिटाश और बॉश की टीम ने आयरन बेस्ड प्रोमोटेड कैटलिस्ट्स विकसित किए और हाई प्रेशर रिएक्टरों का इंडस्ट्रियल इंप्लीमेंटेशन करके प्रक्रिया को आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यावहारिक बना दिया। इस औद्योगिक रूपांतरण के बाद ही अमोनिया का उत्पादन बहुत सस्ते में होने लगा और इसके बाद नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, फर्टिलाइजर्स बड़े पैमाने पर बनकर उपलब्ध हुए। समस्या, प्रतिक्रिया के दो पक्ष हैं, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम और किनेटिक्स रेट। थर्मोडायनामिक्स, ले शाटलिए का नियम। प्रतिक्रिया में गैसीय मोल कम होते हैं, 4 मोल्स गैस 2 मोल्स गैस। इसलिए उच्च दबाव प्रतिक्रिया को दाहिनी ओर अमोनिया बनने की दिशा बढ़ावा देता है। यही कारण है कि उच्च दबाव लाभकारी है। किनेटिक्स रेट, नाइट्रोजन की बलवान ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊंचा ताप प्रतिक्रिया की गति बढ़ाता है क्योंकि ज्यादा अणु सक्रिय होते हैं, पर उच्च ताप समीकरण को पीछे भी धकेलता है। अतः एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज ढूंढना पड़ता है। इतना ताप की रेट स्वीकार्य हो, पर इतना अधिक न हो कि इक्विलिब्रियम अमोनिया के पक्ष में न रहे। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है, मतलब वही इक्विलिब्रियम बने रहने पर भी रिएक्शन अधिक तेज होती है।
हैबर-बॉश में उत्पादित कैटलिस्ट्स मूलतः लोहे के आधार पर प्रमोटर्स के साथ थे, जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री को अनुकूल कर दिया और रिएक्शन को फास्ट कर दिया। यह संयोजन मध्यम उच्च तापमान, अत्यधिक दबाव और एक प्रभावी उत्प्रेरक है जिसने प्रयोगशाला सिद्धि को उद्योग में बदल दिया। हैबर-बॉश प्रक्रिया ने कृषि उर्वरकों की आपूर्ति को बदल दिया। अब वायुमंडल से अनाज की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता था, जिसका मतलब था कृषि उपज में भारी वृद्धि। परिणामतः दुनिया की खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ी और जनसंख्या वृद्धि को सपोर्ट मिला। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी कहते हैं कि हैबर के काम ने 20वीं सदी में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यह भी कहा जाता है कि आधुनिक मानव जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, कई अनुमानों के अनुसार अरबों लोग, वह खाद्य समर्थन पाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हैबर-बॉश द्वारा उत्पादित नाइट्रोजन उर्वरकों के कारण संभव हुआ। यही वह हिस्सा है जहां फ्रिट्ज हैबर का नाम विवादित हुआ। विश्व युद्ध वन के दौरान हैबर ने जर्मन सैन्य नेतृत्व के साथ मिलकर रासायनिक युद्ध केमिकल वॉरफेयर के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने क्लोरीन जैसी गैसों के प्रयोग से सशस्त्र लड़ाई के ढांचे ट्रेंच वॉरफेयर में नई चुनौतियां पैदा की। क्लोरीन गैस के संपर्क में आने पर श्वसन प्रणाली पर घातक प्रभाव हो सकते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से समझा और इस्तेमाल किया गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि विज्ञान का ड्यूअल यूज स्वभाव क्या होता है। वही ज्ञान जो खेतों को उर्वरक देता है, वह युद्ध में भी नुकसान पहुंचाने के काम आ सकता है। हैबर की पत्नी क्लारा एमरवार भी रासायनिकी में शिक्षित थीं और खुद एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थीं। कहा जाता है कि उनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहा और क्लारा ने हैबर्स के युद्धकालीन कार्यों के नैतिक पक्ष से विरोध किया। 1915 में क्लारा का आत्महत्या करना, उनके द्वारा अपनी जान लेना, इतिहासकारों के लिए एक संवेदनशील और बहस वाला विषय बना रहा है। कुछ का कहना है कि यह विरोध का प्रतीक था, कुछ का कहना है कि कारणों की व्याख्या सरल नहीं है और व्यक्तिगत, मानसिक और सामाजिक कई कारण जुड़े हुए हैं। यह अंश इस बात की याद दिलाता है कि वैज्ञानिक सफलता का निजी जीवन पर भारी प्रभाव हो सकता है और यह भी कि वैज्ञानिक फैसले कभी-कभी व्यक्तिगत रिश्तों और नैतिक चिंताओं को चुनौती देते हैं। हैबर एक बार राष्ट्रीय सेवा के रूप में देखा गया, फिर भी अपनी यहूदी जन्मभूमि के कारण बाद में नाजी शासन के दौर में उत्पीड़ित हुए। 1933 में उन्हें और कई अन्य यहूदी वंश के वैज्ञानिकों को पदों से हटाया गया था। फ्रिट्ज हैबर की मृत्यु 29 जनवरी 1934 में हुई। यह इतिहास का एक और कड़वा संकेत है। एक आदमी जिसने राष्ट्र को बहुत कुछ दिया, आखिरकार उसी राष्ट्र की राजनीति के कारण ठुकरा दिया गया। फ्रिट्ज हैबर का जीवन हमें कई बड़े सबक देता है। विज्ञान का डुअल यूज स्वभाव, कोई भी खोज जिसका सामाजिक असर बड़ा हो सकती है, उसका इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकता है, उपकारी और विनाशकारी। इंजीनियरिंग और नीति का महत्व, वैज्ञानिक सफलता तभी सार्थक है जब समाज इसे जिम्मेदारी से उपयोग करे। तकनीक बनाना एक हिस्सा है, उसे नियंत्रित करना और नीति बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत नैतिकता और समाज, वैज्ञानिकों को अपने काम के सामाजिक प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित रहकर नहीं। आज भी हैबर-बॉश प्रक्रिया पर सुधार की खोज जारी है। कम ऊर्जा खपत, कम कार्बन फुटप्रिंट वाली प्रणालियां और भविष्य में सस्टेनेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन की दिशा में अनुसंधान चल रहा है। यह दिखाता है कि विज्ञान स्वयं विकसित होता रहता है और पुराने समाधान को भी नए नियमों के अनुकूल बनाना पड़ता है। फ्रिट्ज हैबर की कहानी काली सी उजली है। जहां एक ओर उन्होंने दुनिया को खाद्य सुरक्षा देने का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी ओर उनके काम ने युद्ध की नई विधाओं को जन्म दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सिर्फ नायक या सिर्फ खलनायक कहा जाए, बल्कि उनके जीवन से हमें यह सीखनी चाहिए कि विज्ञान प्रयास के साथ नैतिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और सामाजिक संवाद भी जरूरी है। इंसान अक्सर जटिल होते हैं और उनकी उपलब्धियां भी जटिल प्रभाव छोड़ती हैं। हैबर की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक फैसले केवल प्रयोगशाला के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इतिहास, समाज और मानवता के भविष्य पर भी असर डालते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए
आपको फ्रिट्ज हेबर की कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? क्या विज्ञान और नैतिकता को अलग रखा जा सकता है? हमारे साथ अपने विचार शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे और साइंटिफिक इंस्पिरेशनल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।